हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र की पूर्व अवलोकन के क्लास में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से आगे का आज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। ये हम आधुनिक भारत का इतिहास बीपीएससी पूर्व अवलोकन पढ़ रहे हैं, जो 1 से 5 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये है आयात को बढ़ावा दे करके औद्योगिक विकास में बाधा डाली। आयात को बढ़ावा दे करके औद्योगिक विकास में बाधा डाली। भारत में पहली रेल 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस के भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे हम इस्तमरारी या जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्से शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था, तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद ये व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंस में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है और वर्ष 1809 में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया। वो प्रथा किसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था, तो ये थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित था और मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। किस सन में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम
द्वारा दिया गया था। तो ये 1885 में दिया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू हुआ, जिसमें भूमि मालिकों अर्थात जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया। जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हम वेथी के नाम से जानते थे। तो हम उसे वेथी के नाम से जानते थे। जमींदार के द्वारा कृषक से मांगे गई बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ये समाहित था उपरोक्त सभी अर्थात ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार और रेलवे के गारंटीड ब्याज अर्थात ये डी नंबर सही है। ये तीनों खर्चे समाहित थे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित था। ये चारों समाहित थे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार तथा रेलवे के निवेशकों को गारंटीज ब्याज ये सभी समाहित थे। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना में प्रस्ताव उपरोक्त में से कोई नहीं था। बम्बई योजना ये 1944 से 45 में 44 अथवा 45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवाद विशेषताओं का परित्याग भी सम्मिलित होता है। इस आधार पर अभीष्ट उत्तर ई होगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किया गया था। मतलब कि जमशेद लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ये एस.एन. हल्दर के द्वारा किया गया। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में एम.एन. हल्दर ने की थी। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया और जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ब्रिटिश ऑफ हाउस में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उन्होंने उदारवादी दल पर चुनाव लड़ा था। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया और जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर
प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये 1818 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल की व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये दिसंबर 1856 को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल में दमदम, अम्बाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में ये अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण बना। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से हुआ था और यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 ईस्वी का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। ये जो है ये सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ज्ञातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वो कानपुर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु
कालपी की ओर आगे बढ़े। वो विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो उन्होंने बिहार से किया था। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लखनऊ में बेगम ऑफ अवध ने किया था। लखनऊ अर्थात अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और विद्रोह का जो नेतृत्व है ये बेगम हजरत महल अथवा बेगम ऑफ अवध ने किया था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो वो शामिल हुए थे आरा से शामिल हुए। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को वे सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने? तो वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह राजा थे। तो कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1777 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई और 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह के समय सक्रिय भाग लिया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प में से सबसे उचित उत्तर होगा ई। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफत बगावत नहीं किया था? तो ये हैदराबाद का निजाम था। मतलब किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो हैदराबाद का निजाम था। उपरोक्त विकल्प में हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और तमिलनाडु के पोलिगारो द्वारा कई बार विद्रोह किया गया था तथा श्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी के द्वारा 1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये राजपूत कुंवर सिंह थे। पटना बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो ये जगदीशपुर केंद्र था। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जगदीशपुर कुंवर सिंह के नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर के द्वारा दबा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सही होगा ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद में आकर के बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो ये तात्या टोपे का नाम आंदोलन से जुड़ा है। तात्या टोपे जीवन काल 1814 से 1862 ईस्वी तक। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था और वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म जियोला गांव में हुआ था, जहां ये पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले ऐसे ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर के कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1862 में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसमें भाग नहीं लेने वाले थे जमींदार और साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर और कृषक लोगों ने भाग लिया था, अर्थात ऑप्शन डी सही है। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को ये भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। ये दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर की होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद की सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग
विद्रोहियों के आलोचक थे और विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से ताल्लुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पा करके कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसीलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला ही कथन सत्य है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदार में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का भाग जो था वो केवल 5वां मुंगेर ही था जो अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दाना, पटना, मुजफ्फरपुर तथा वर्तमान भोजपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने बिसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये नहीं, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ और यह विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी? तो इसमें से बी ऑप्शन सही है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आया। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय तंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़ करके और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें से कारण था उपरोक्त में से कोई नहीं।
1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई और 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आरोहण करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले भी हुए प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें शासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़ करके और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। विचार कीजिए, इसमें से विचार ये करना है कि कौन सा कथन सही है। का नंबर है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। दूसरा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो पहला ऑप्शन ए और मतलब दोनों का और खा सत्य हैं, का सत्य है और का जो है इसका सही स्पष्टीकरण है, तो पहला ही सही है। 1857 के विद्रोह का जो स्वरूप है ये सामंतवादी था, जिसमें से कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रोहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और वे दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो गए तो मुझे कल ही बिस्तरगोल करना होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दिया था, तो 1 नवंबर 1858 को कर दिया। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी किया गया था, तो 1 नवंबर 1858 को जारी किया गया था, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था। तो किस प्रांतों से, तो ये प्रांत था गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना 60% सैनिक अवध उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी और इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो ये सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1800
1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया और आउटरम का विचार था कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वो केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व रही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, तो बी.डी. सावरकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, तो ये पील आयोग संबंधित है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अरब 65,000 कर दी तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 238 से घटा करके 238,000 से घटा करके 140,000 कर दी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था, तो ये कथन कुंवर सिंह का था। ये कथन कुंवर सिंह का था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने कहा, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने विद्रोह का दमन कर दिया था। किसने कहा कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ, तो ये डॉक्टर यशवंत सेन थे। डॉक्टर यशवंत सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो हम अन्य जन आंदोलन जो होगा अब हम अगली क्लास में देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।